दोस्तों लेट स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख के फटाफट मैं स्टार्ट करता हूं। सारे मेजर पॉइंट आपको रिवाइज करवा दूंगा। ध्यान दो। देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मुझे पता है आपने बहुत पहले ये पढ़ा होगा, सबको धुंधला धुंधला याद होगा। धुंधला धुंधला पता है ना, धुंधला ब्लर हो गया होगा, ब्लर। लेकिन अभी हम देखो थोड़ी देर में ही इस चैप्टर में ना बिल्कुल बढ़िया से चैप्टर एकदम खत्म करेंगे बढ़िया से। अब टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इस चैप्टर में ना सबसे पहला टॉपिक होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, आप बोलोगे सर इसका डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन आपको इजीली मिल जाएगा, डेफिनेशन की कोई टेंशन नहीं है। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द डेफिनेशन। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये होता क्या, मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, और कहीं बहुत दूर इन्फानाइट पर कोई चार्ज है मान लो क्यू नॉट। तो आप खुद सोचो, अगर मैं चाहता हूं, देखो आप समझो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा इस तरफ, यानी इनके बीच में रिपल्शन है। लेकिन मैं चाहूंगा मैं इसको इधर लेके आऊं, किसी पॉइंट पे मैं इधर लेके आऊं। तो जब मैं इसको लेके आऊंगा इधर, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ये वाला चार्ज उसको धक्का मार रहा है, तो मुझे इधर वर्क करना पड़ेगा। वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क अगेंस्ट द कूलम्स फोर्स, वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सब एक ही नाम है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है, तो मुझे इस तरफ लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो उस वर्क का नाम है डब्ल्यू। तो हम बोलते हैं आपने कितना वर्क किया और किसको लाने में किया? आपने क्यू नॉट को लाने में किया। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। यानी इन्फानाइट से एक चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और उसका वी सिंबल होता है। तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला हमारे हाथ में। दूसरा इस चैप्टर के अंदर टॉपिक होता है दोस्तों, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगला टॉपिक इस चैप्टर में होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? सेम जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बस फर्क इतना है कि यहां प्लस क्यू चार्ज होगा और यहां पर क्यू नॉट चार्ज होगा, लेकिन ये जो जगह है इन्फानाइट नहीं होगा। जैसे इस वाली जगह को हमने इन्फानाइट कहा था कि हम इन्फानाइट से चार्ज को लेके आ रहे हैं, यहां पर ये जगह कोई इन्फानाइट नहीं होगा, कोई पॉइंट होगा। सपोज करो मान लो ये कोई पॉइंट है ए, और यहां पर जब आप पहुंचते हो तो कोई पॉइंट है बी। यानी इस बार हमें इस चार्ज को ए से बी तक लेके आना है। तो हमने जो भी वर्क किया किसको लाने में किया? हमने क्यू नॉट को लाने में किया। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। किसको लाने में आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ा, उसको क्यू नॉट से डिवाइड करो। सो इस चैप्टर में हमारे स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स होता है, पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ना तीसरा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? सो बेटा क्या टॉपिक होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है हमारा, समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है और आपको आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो ये पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। यानी कि यहां से अगर यहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा। कुछ बातें आपको बता दूं, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम सिंपल एडिशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा यहां पर कोई पॉइंट है और यहां पर 2 कूलम है 1 मीटर पे, और यहां पर भी कोई पॉइंट है 3 कूलम का, और ये है मान लीजिए 2 मीटर पे। मैंने कहा बताओ इस पॉइंट पर पूरा पोटेंशियल कितना होगा? तो इस वाले का निकालोगे तो क्या आंसर आएगा? के इंटू 3/1। इस वाले का निकालो, सॉरी 3 नहीं है 2 है, आई एम सॉरी। ये रहा फॉर्मूला क्या है? के चार्ज अपन में डिस्टेंस। तो के चार्ज कितना है? 2 कूलम, 2 बाई डिस्टेंस 1। इसका लिखोगे तो के 3 बाई डिस्टेंस 3। तो सिंपल ये आपका होगा वी नेट। यानी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है और उसको हम सिंपली एडिशन कर सकते हैं। स्केलर का मतलब होता है सिंपल एडिशन। अब सिंपल एडिशन करेंगे। अब यहां पर हम कुछ काम की बातें करते हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, पोटेंशियल को हमने कहा था, अगर आपको याद हो, चलो मैं फर्स्ट पॉइंट पे ले चलूं, तो मैंने पोटेंशियल को कहा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क को बेटा हम जूल कहते हैं, चार्ज को हम कहते हैं कूलम। तो जूल पर कूलम,
इसकी यूनिट होती है, तो यूनिट होता है जूल पर कूलम, ये स्केलर होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, है ना। तो ये सारी डेफिनेशन की कोई चिंता नहीं है, मेन है कॉन्सेप्ट को अपने शार्प करना। तो 3 मेजर टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अगला मेजर टॉपिक इस चैप्टर के अंदर दोस्तों पता है क्या होता है? अगला मेजर टॉपिक होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन ये टॉपिक का नाम नहीं है, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, कुछ बेसिक बातें आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर हम पोटेंशियल, देखना ध्यान से, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला मैं, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों क्या है? इनवर्सली। तो ग्राफ ऐसा आता है, आपको पहले से ही पता है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस, चलो मैं दोबारा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों कहानी क्या है? कहानी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मैं बोल दे रहा हूं यहां पर है हमारा पोटेंशियल का टॉपिक चल रहा है, पर ये जो पोटेंशियल का टॉपिक है मेरे दोस्तों वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से है। ठीक है, चलो एक बार आप लोग रिवीजन कर लो इसको, जो भी करना चाहते हो एक बार आप लुक दे दो, मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहता, एक बार देख लो। एक बार सारे बच्चे मुझे ऑल क्लियर लिख देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार एक एक पेज को एक एक सेकंड के लिए देखिए, पहला ही चैप्टर है। एक बार सारे बच्चे ऑल क्लियर लिख देंगे, वी आर वेरी फास्ट। सारे बच्चे ऑल क्लियर लिख देंगे, वी आर वेरी फास्ट बिकॉज पेपर इज ऑल्सो फास्ट, पास सॉरी। ठीक है, डन एवरीवन, लुक एट दैट एवरी पॉइंट। क्या धुंधलापन दूर हो रहा है? नहीं हो रहा? होना चाहिए। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होना तो चाहिए यार। कुछ बज रहा है ना, क्या बज रहा है? फोन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब देखिए डाइपोल क्या होता है? माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a, उसका सेंटर होता है o, यहां से डिस्टेंस a, यहां से डिस्टेंस a, 2a को हमने a और a में तोड़ा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हमें कहां पर पोटेंशियल निकालना है? हमें मान लो यहां पे पोटेंशियल निकालना है, जिस पॉइंट का नाम है m, और m को बोलते हैं हम एक्सियल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल। तो इस एक्सियल पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे? आप कहोगे कि यार सेंटर से मैं यहां तक की दूरी को r मान रहा हूं, तो सेंटर से लेके यहां की दूरी को हम r कह रहे हैं, r। तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन। अब अगर आपको यहां पर पोटेंशियल निकालना है तो यहां दो बंदे पोटेंशियल लगाने वाले हैं, पहला आपका प्लस क्यू वाला बंदा है, दूसरा आपका माइनस क्यू वाला बंदा है। तो आप प्लस वाले बंदे के लिए देखो, ये प्लस वाला है, पोटेंशियल निकाल लो, तो इसका नाम होगा v1, जो कि होगा के क्यू बाई डिस्टेंस। अब देखो खुद देखो, आप समझो, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो ये r माइनस a होगा, क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखते हो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, यहां तक का डिस्टेंस a है, तो ये r माइनस a बचेगा। यानी मेरे दोस्त आपको यहां पर r माइनस a लिखना है। वैसे ही आप पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज निकाल लो, उसका नाम रख दो v2। के माइनस, यहां पर माइनस साइन लिखना पड़ता है क्योंकि ये स्केलर है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। आप खुद सोचो लॉजिकली, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r प्लस a होगा, r प्लस a। तो यहां पर मेरे दोस्तों r प्लस a आएगा, और जैसा कि मैंने आपको कहा था ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप क्या बोलोगे कि अगर मुझे यहां पोटेंशियल निकालना है तो मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा, तो मेरा जो v नेट आएगा वो मेरा आएगा v1 प्लस v2। और v1 प्लस v2 से क्या मतलब है मेरा दोस्तों? देखो v1 आपका है kq बाई r माइनस 1, kq बाई r माइनस 1, और आपका जो v2 है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? माइनस kq बाई, एक मिनट, माइनस kq बाई r प्लस a। अब मेरे दोस्तों इसको सॉल्व कर लोगे, सो नाउ यू आर गोइंग टू गेट द आंसर कि एक्सियल पर कितना होता है। फिर भी मैं सॉल्व करने के लिए k और kq को कॉमन ले रहा हूं, kq कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा r माइनस a, यहां बचेगा दोस्तों r प्लस a। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट मैं क्या करने वाला हूं? तो मैं यहां पर r प्लस a को यहां भेजने वाला हूं, और ये r माइनस a को मैं यहां भेजने वाला हूं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं देशी भाषा में बेटा, ऐसे है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इस वाले को यहां भेजते हैं, इस वाले को यहां भेजते हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरी बात समझे? दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा, इस वाले को यहां भेजते हैं, इस वाले को यहां, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है r माइनस a का होल स्क्वायर, नहीं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, है ना। अब दोस्तों ऊपर अगर आप देखोगे तो ये r, ये माइनस r कट जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद, ये माइनस और ये माइनस क्या जाएगा? प्लस, ब्रैकेट खोलने के बाद तो ऊपर बचेगा 2a बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो दोस्तों आप साफ देख सकते हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो कैसा है। तो यहां पर देखिए kp r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एकदम से बहुत सारे बच्चों को दर्द हुआ होगा कि यहां पर p कहां से आ गया, तो उस दर्द का इलाज ये है बेटा कि जब देखिए चार्ज इनटू में 2a को हम डाइपोल मोमेंट या फिर p कहते हैं, चार्ज इनटू 2a को डाइपोल मोमेंट या फिर p कहते हैं दोस्तों। तो यहां से ये फॉर्मूला है। अगर हमें केस लगा दे, केस क्या होता है? शॉर्ट डाइपोल। अगर हम शॉर्ट डाइपोल का केस लगा दे दोस्तों, तो आप देख के चौंक जाओगे कि शॉर्ट डाइपोल के लिए a का स्क्वायर 0 के बराबर होता है, यानी a स्क्वायर 0 हो जाएगा। और a स्क्वायर 0 होने का मतलब क्या है दोस्तों? ये जो हमारा v नेट है वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा kp बाई r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है एक्सियल के लिए कि पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। सो वी आर डन विद द डेरिवेशन। यू कैन एक बार लुक दे दो इसको, देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते। एक बार सारे बच्चे मेरे ऑल क्लियर लिख देंगे प्लीज। सौरभ, श्रुति, खुशबू, दुष्यंत, योगिता। हेलो एवरीवन, वी आर फास्ट बट वी आर गोइंग बढ़िया कर रहे हैं हम लोग। ऑल क्लियर लिख दो एक बार फटाफट, सारे बच्चे एक बार ऑल क्लियर लिख देंगे। ऑल क्लियर, आलोक, श्रेया, वेरी गुड। देख सबको आ रहा नहीं आ रहा? बहुत फास्ट लग रहा है बेटा।
फास्ट लग रहा है किसी का? एनीवन किसी को फास्ट लग रहा है क्या? फिर बताओ भाई। भाई इससे स्लो होंगे तो 6 जन्म लग जाएंगे सिलेबस खत्म करने में। अभी तो ये स्लो छोटा रिवीजन करा रहा हूं ना, बड़ा रिवीजन बाद में कराएंगे बढ़िया से एक चीज, ठीक है, टेंशन नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हमें देखना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया, लेकिन यही जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है हमें कहां निकालना है? अगली बार दोस्तों हमें पोटेंशियल निकालना होता है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मेरा डाइपोल है, डिस्टेंस है 2a, पर पोटेंशियल यहां निकालना होता है, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल पे डाइपोल का इक्विटोरियल पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो दोस्तों आप याद रखना, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं कि देखो यार, ये माइनस के लिए डिस्टेंस सेम है, प्लस के लिए भी डिस्टेंस क्या है? सेम। मान लो ये डिस्टेंस का नाम है कुछ भी, इस डिस्टेंस का नाम है आर, आर तो मतलब कुछ ही मान लो, चलो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम कुछ भी जेड, और ये जेड, दोनों डिस्टेंस सेम होगा, तो इस वाले के लिए लगाओगे तो मान लीजिए v1 लिख रहा हूं मैं माइनस के क्यू बाई जेड, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इस पॉइंट पे करनी है, इक्विटोरियल पॉइंट पे मुझे कैलकुलेशन करनी है। अगर आप v2 के लिए निकालोगे दोस्तों, तो v2 पता क्या है? v2 आपका यहां से लेके यहां तक ना, इसके लिए हो गया v2, इसका भी के क्यू बाई जेड ही आएगा। फर्क कितना है? एक माइनस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, सब कुछ सेम है, तो आपका नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। यानी इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों? जीरो। आई होप आपको बात समझ में आई हो कि इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो हमने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, हमने डाइपोल की वजह से पढ़ लिया। नाउ अपने को टॉपिक स्टार्ट करना है, बहुत ही सिंपल टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। आप तुम बोलोगे सर इक्विपोटेंशियल से मुझे क्या फील हो रहा है, तो आप देखेंगे तो आपको इक्विपोटेंशियल से ये फील हो रहा है, ऐसी जगह ऐसी चीजें, इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम बातें करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम रहे। क्या बोला मैंने? ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या रहे? सेम। तो इक्विपोटेंशियल इज दैट सरफेस। समझाने का तरीका समझना, मान लीजिए मैं कहता हूं कि स्फीयर है और इक्यू मतलब इक्वल पोटेंशियल, एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज है, तो मैं आपसे कहूं कि यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? आर, और यहां का डिस्टेंस भी क्या होगा? आर। तो भैया अगर यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर, तो यहां भी तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू बाई आर। यानी इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, यानी पोटेंशियल सेम होने का मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल का डिफरेंस तो हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, याद है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि दोस्त अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। अरे कोई डिफरेंस ही नहीं होगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दो सरफेसेस पोटेंशियल इज सेम एट एवरीवेयर। The surfaces at which potential is same everywhere is called equipotential surface. पहला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा ये work done is zero on moving at equipotential surface. अगर equipotential surface पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। और भी हम बातें कर लेते हैं, तो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ा। फर्स्ट प्रॉपर्टी पोटेंशियल सेम होता है, दूसरा वर्क डन मूविंग क्या होता है? जीरो। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बोला मैंने? इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी कट नहीं कर सकती। मान लीजिए कि मैं कहता हूं इसका पोटेंशियल है 15 वोल्ट, तो इसका भी क्या होगा? 15 वोल्ट। मतलब हर पॉइंट पर कितना होगा? 15 वोल्ट। आपको पता है पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, पता है बात? ठीक है, तो समझिए मैं कहता हूं कि पोटेंशियल की वैल्यू 15 15 15 है, लेकिन एक दूसरा सरफेस है, ये कोई दूसरा सरफेस है जिसकी वैल्यू है 30। कितनी वैल्यू है? 30। अगर हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करा देंगे तो सोचो क्या होगा? एक ही पॉइंट पर देखो, एक ही पॉइंट पर 15 वैल्यू भी आ गई और क्या आ गया? 30 भी आ गया, जो कि संभव नहीं है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट because at the point of intersection there will be two potential which is practically not possible. इसलिए कभी वो कैंसिल नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। चौथा पॉइंट ये होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर पास पास हुए, जैसे मैंने कहा पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर पास पास हुए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास हुए तो वहां पर क्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। लेकिन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर दूर दूर हुए, क्या हुए? दूर दूर हुए, तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कम। तो ऐसी कुछ कुछ बातें हमने पढ़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेके, और यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप प्लीज एक बार इसको लुक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलो दोस्तों, जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लेते हैं तो एक और छोटा सा टॉपिक होता है जो आपको समझना चाहिए। देखिए आप एक बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इस टॉपिक को मैं यहीं पर रख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर होता क्या है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे के लिए। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो पोटेंशियल से रिलेटेड होता है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं आर इंटू आर। समझे मेरी बात को? डिस्टेंस का स्क्वायर। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये जो चीज है ना के क्यू बाई आर, इसको मैं वी लिख सकता हूं। तो मेरा ई जो होगा कहीं ना कहीं ऊपर आएगा वी और नीचे क्या आएगा? आर। क्योंकि मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने अब ध्यान देना, इसको मैंने वी लिख दिया तो ऊपर आ गया वी और नीचे एक आर एक्स्ट्रा था, तो ई इज इक्वल टू वी बाई आर।
ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन होता है, इस चीज को समझिएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ट्रिक क्या रहता है, अगर हम आर को यानी डिस्टेंस बोलते हैं तो V इज इक्वल टू ई इंटू आर, जहां पर ऐसे लिख सकते हैं, देखो घुमा फिरा के इसको ऐसे, तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो ईडी लगा सकते हो, वेद एक ट्रिक बन जाता है जिससे बड़ी हेल्प मिलती है जब हम कैपेसिटेंस पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू ईडी यानी कि V इज इक्वल टू ईडी, वेद याद करने का एक तरीका हो सकता है, वेद यानी V इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो ये बड़ा सिंपल तरीका होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को याद रखने का। इसका एक और तरीका होता है, ठीक है, इसका एक और तरीका क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए, या कह सकते हो कि इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या है कि हम जानते हैं कि मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बह रही है इस तरफ, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बह रही है इस तरफ, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी जाना है, छोटा सा मान लो मैं ए से बी गया, तो यहां पर जो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया किसी चार्ज को, मान लीजिए ये क्यू नॉट चार्ज है, क्या है क्यू नॉट चार्ज को मैं ए से बी ले जा रहा हूं, तो ए से बी अगर मैं ले जाऊंगा, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है dx, डिस्प्लेसमेंट क्या है dx मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे यहां पर वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर जो वर्क का फॉर्मुला होगा, वर्क जो भी dw होगा यहां पर वो होगा f इंटू dx, लेकिन ये माइनस में होगा, बोलो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, मेरी बात ही समझे, समझे कि नहीं समझे। अच्छा ध्यान दीजिए, अब एक और छोटी सी बात कि हम जानते हैं फोर्स जो होता है ना, फोर्स वो होता है Q इंटू ई, सबको पता होना चाहिए, तो फोर्स के ऊपर मैंने क्या पुट कर दिया QE, देखिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, बता रहा हूं, वेट करो डेरिवेशन कर रहे हैं। ऑल्सो हम जानते हैं कि एक और चीज हमने पढ़ा है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पता ही होगा आपको, तो यहां से अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं तो मेरा वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में चार्ज, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में चार्ज, यानी मैं यहां से निकाल रहा हूं, देखो अभी आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का फॉर्मुला क्या आएगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में चार्ज। सपोज करो मैं डीवी बोलता हूं आपके सिंपलिसिटी के लिए, तो डीवी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल इंटू चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल इंटू चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू डीवी इंटू में जो भी चार्ज है। अब देखो ये भी वर्क डन है, ये डीडब्ल्यू हो जाएगा, ये भी डीडब्ल्यू होगा, ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, अगर दोनों ही, अरे ये देखो सिंपल सा है, मत, ये डीवी है इंटू में चार्ज वर्क आ गया, तो मैंने बस ऐसे लिख दिया है। चलो अगर मैं तुम्हें बहुत प्रिसाइज होकर करवा दूं, सिखा दूं बहुत बढ़िया तरीके से, तो इसको डेल्टा एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और फायदा नहीं है, कुल मिला के इतना प्रिसाइज नहीं हो रहा, सिंपल है। तो ये डी इंटू वी नहीं है, डीवी है, डीवी मतलब छोटा सा डिफरेंशिएशन वाला, तो यहाँ पर देखो ये दोनों इनका ये राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो माइनस का क्यू नॉट ई इज इक्वल टू डीवी इंटू क्यू नॉट होगा, तो दोस्तों क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और आपको क्या दिखाई देगा, और एक और रह गया ना हमारा डीएक्स, क्या रह गया हमारा डीएक्स, यहां पर रह गया, सॉरी देखो ये वाला पूरा पार्ट उठा रहा हूं मैं, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डीएक्स, सपोज करो डीएक्स को मैं डीआर बोल रहा हूं डिस्टेंस के लिए, डीआर, ठीक है ना, डीएक्स को हम डीआर बोल दे रहे हैं, डीआर, तो माइनस क्यू नॉट ई इंटू डीआर इज इक्वल टू डीवी क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा आपका, यहां से क्या आ गया माइनस ई डीआर इज इक्वल टू डीवी। तो मेरे दोस्तों यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो डीवी बाई डीआर हो गया है दोस्तों, दिख रहा है आपको, डीवी बाई डीआर हो गया माइनस ई के बराबर, तो यही तो है हमारा, देखो ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में आर, सेम वहीं पर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में आर, तो ये डेरिवेशन है इसका, तो दो फॉर्मूले हमारे में हाथ में आए, इसको मैं ठीक से लिख सकता हूं, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर, तो ये एक रिलेशन होता है, देखो बड़ा सिंपल था, रिलेशन कोई टफ नहीं था, पहला फॉर्मूला आपका एफ इंटू डीएक्स, फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू ई, और दूसरा क्या होता है वर्क इज इक्वल टू डीवी इंटू क्यू, डीवी इंटू क्यू, दोनों को इक्वल रखा, काट पीट के आंसर आ गया ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यूज ये वाला करते हैं बहुत ज्यादा, सो एक बार नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते, नोट मत सकते। तो दोस्तों अभी हमने सीखा E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव होता है डीवी बाई डीआर के, और डीवी बाई डीआर को ही बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बस ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक होता है जो इसी पे बेस्ड है, वो क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू, ध्यान देंगे, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल है, वो स्फेरिकल शेल कैसा है, कंडक्टिंग है, इसकी वजह से हमें पोटेंशियल बताना है, कहां पर पोटेंशियल बताना है, तो हमें पोटेंशियल बताना है, ये जैसे स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है दोस्तों, जिसके ऊपर चार्ज है, और दोस्तों हमें बताना है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा पॉइंट ए पर, फिर आपको पॉइंट बी यानी सरफेस पे बताना है, और पॉइंट सी मतलब बाहर बताना है, इन तीनों जगह पर पोटेंशियल आपको बताना है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, शेल कैसा है, कंडक्टिंग, ठीक है, एक बार खोलना देखो कौन आया, चेयर, अब ध्यान दो, ठीक है दोस्तों ध्यान दो, तो हम कैसे काम करते हैं, तो अंदर ही रखना, देखो आप जानते हो, अब हम पढ़ रहे हैं इनसाइड, अभी हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, देखो आप जानते हो कि इनसाइड ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, समझिए पहले हम पढ़ रहे हैं, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और आप जानते हो E इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डीआर, और दोस्तों अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपका डीवी भी क्या जाएगा, जीरो, और डीवी का मतलब होता है ए से बी का पोटेंशियल, क्या होता है, मतलब ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये डीवी पता है ना आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब होता है कि अगर हम बोले ये ए है और ये बी है, ए और बी दिख रहा है आप लोगों को, तो इसके बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस
नहीं है, यानी अंदर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। मतलब जो पोटेंशियल यहां होगा इस बी पॉइंट पर भी वही होगा, इस पॉइंट पर भी वही होगा, यानी हर जगह अंदर पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस ना होने का मतलब कि अंदर पोटेंशियल हर जगह क्या है, सेम। तो इनसाइड पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। तो हम कहते हैं भैया कि डीवी जीरो होने का मतलब है कि अंदर का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनसाइड जो है ना, पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। तो अगर आप ध्यान रखना कि अगर हम इनसाइड की बात करें स्फेरिकल शेल के, तो अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता है, एग्जैक्टली सेम। क्या बात समझ में आती है? कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। वैसे ही अगर हम सरफेस पे निकालने जाए, अगर हम पॉइंट बी पर निकालने जाए सरफेस पे, तो बड़ा सिंपल है, बता रहा हूं। अगर आप सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के, टोटल चार्ज है मान लो कैपिटल क्यू, जो भी इसका रेडियस है मान लो आर, तो क्या के क्यू बाई आर। समझे? सरफेस देखो, सरफेस पे जो चार्ज है वो लिखो के क्यू बाई आर। और वैसे अगर हम आउटसाइड की बात करें दोस्तों, तो आउटसाइड के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा के, और ये क्या है, डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर। तो के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर, ये आपका आउटसाइड का पोटेंशियल है। यानी कि अंदर पोटेंशियल सेम रहता है ना, अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। कहां तक सेम रहता है? सरफेस तक, बी तक। यानी इनसाइड का पोटेंशियल जो होगा ना, वी इनसाइड, उसका फॉर्मूला भी यही होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। सरफेस और इनसाइड का पोटेंशियल सेम होता है, मैंने अभी प्रूफ किया था। क्यों? पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, जीरो। यानी अंदर हर जगह का पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है, और इसलिए सरफेस का और इनसाइड का फॉर्मूला सेम होता है। और बाहर का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर। तो इसको एक लुक दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मजा आ गया, ठीक है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। So now we have topic electric potential energy, electric potential energy, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है समझिएगा। देखिए कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और आप चाहोगे मैं किसी दूसरे चार्ज को लेके आऊं किसी आर डिस्टेंस पे, तो क्या आपको वर्क करना पड़ेगा? हाँ भाई। ये बंदा कहेगा ना बेटा, तुम उसको लेके आओगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो उस वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के, पहला चार्ज है मान लो Q1, दूसरा चार्ज है Q2, के Q1 Q2 बाई आर। इस वर्क का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाई आर। अब ये जो वर्क है ना, इसी वर्क को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, डेफिनेशन मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन असेंबलिंग मतलब जोड़ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर आप चाहते हो कि चार्जेस का एक सिस्टम बनाऊं, तो पहले आप क्या करोगे, पहले एक चार्ज को रखोगे, फिर दूसरे चार्ज को रखोगे, तीसरे चार्ज को रखोगे, चौथे चार्ज को रखोगे, और जब भी किसी चार्ज को रखने जाओगे तुम्हें ऐसे जान लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा जान? ऐसा जान हम लगाते हैं बहुत सारी जगहों पे, आई अंडरस्टैंड दिस, कोई बात नहीं। ये अफगानी बेटा हंस रही है आज, ठीक है, ध्यान दो। तो कहानी ये है कि क्या कह रहा था मैं, ऐसा कुछ कर रहा था। तो जब भी आप एक चार्ज को लेके आओगे, तो जब भी किसी चार्ज को लेके आओगे तो इस चार्ज के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। तो जब हम काम करते हैं ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल, क्या बोला मैंने, असेंबल मतलब जोड़ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहां पर हम बोलेंगे दोस्तों कि हमारा वर्क डन है, मान लीजिए कि एक और चार्ज आ जाए तो और वर्क करना पड़ेगा। मान लो, समझे मेरी बात को, मान लो W1 है, किसी और चार्ज को लेके आओगे तो आपको एक और वर्क करना पड़ सकता है, और वर्क करना पड़ सकता है। जितने ज्यादा चार्जेस लाओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखना, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए अगर हम दो चार्जेस बना रहे हैं, अगर हम सिस्टम ऑफ टू चार्जेस बना रहे हैं दोस्तों, वी आर मेकिंग सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2 बाई आर। और इसी को हम अगली बार बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो बन जाएगा के Q1 Q2 बाई आर। इसी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सोचो, सिस्टम ऑफ चार्ज को जब बनाने में इतनी एनर्जी लग रही है, तो क्या तोड़ने में भी इतनी एनर्जी लगेगी? तो सिस्टम ऑफ चार्ज को तोड़ने में भी इतनी एनर्जी लगेगी। तो ये जो इसका दो नाम पड़ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय। क्या होगा ये? डिस्ट्रॉय करने की एनर्जी भी इतनी ही होगी, डिस्ट्रॉय करने की एनर्जी भी नहीं, समझी? अगर मैं कह रहा हूं बेटा बनाने में इतना लग रहा है तो तोड़ने में भी इतना ही लगेगा ना। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, दो चार्ज है, इनके सिस्टम को तोड़ना है, कितनी एनर्जी दूं? अरे भैया उतना ही दे दो। यही फॉर्मूला डिस्ट्रॉय के लिए भी है, यही फॉर्मूला बनाने के लिए भी है। जब बनाएंगे तो नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और तोड़ेंगे तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर बोलेंगे डी असेंबल। हम उसको या से बोलेंगे हम चार्जेस को सेपरेट कर रहे हैं, तो बताओ सेपरेट करने में कितनी एनर्जी लगेगी? अरे पगले, जितनी बनाने में लगी थी उतनी सेपरेट करने में लगेगी। तो सेम फॉर्मूला काम आता है जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं और तोड़ने की बात करते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आप समझ जाओ। मान लीजिए कि हमने तीन चार्जेस का सिस्टम बनाया, Q1 Q2 और Q3। हमने तीन चार्जेस का सिस्टम बनाया, तो हम कहेंगे दोस्तों कि इनके बीच में कितना एनर्जी है। तो हम बोलेंगे देखो, पहले इन दोनों के बीच में एक एनर्जी होगी जो कि होगी के Q1 Q2 बाई जो भी डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस है A। फिर इन दोनों के बीच में एक एनर्जी होगी जो कि होगा के Q3 Q2 और जो भी डिस्टेंस होगा A। अरे ये तो फॉर्मूला था के Q1 Q2 बाई, और इनके बीच में भी तो एक एनर्जी होगी। तो क्या होगा बताओ, के Q1 Q3 बाई डिस्टेंस A। यानी कि देखो हम तीन चार्जेस को लेके आ रहे हैं तो थ्री कपल्स बने। कितने कपल्स बने? लेकिन अगर हम चार चार्जेस को लाएंगे तो Q1 Q2 Q3 Q4, तो कितने कपल्स बनेंगे? ये तुम्हारे लिए चैलेंज है, देखना कभी। 1 2 3 4, कुंडली मत खड़काओ, कितने हो गए? 6। कितने कपल्स बनेंगे? 6। तो 6 ऐसे बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, दो ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो आपको कपल्स बनाने हैं और फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे यहां पर कितने कपल्स बनेंगे? 6।
डायगोनल वाले भी बनेंगे। कुछ नहीं करना, K Q1 Q2 बाई उनके बीच का डिस्टेंस। वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल, ठीक है ना। आप छोटी सी बात समझते हैं। और इस चैप्टर में एक और टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, समझिएगा, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। कहां रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है दोस्तों, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो होगा क्या, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि माइनस के ऊपर पीछे फोर्स लगता है और फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस के ऊपर दोस्तों आगे फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी वजह से ये जो डाइपोल है रोटेट होता है। क्या होता है? रोटेट। तो हम कहते हैं अगर कहीं पर रोटेशन आएगा तो ऑटोमेटिक हम एनर्जी की बातें करेंगे, नहीं समझे। देखो अगर मैं हिल डुल कर रहा हूं कुछ बढ़िया से तो मुझ में एनर्जी है, वैसी सिंपल सी बात है। तो रोटेशन की वजह से हम बोलेंगे यहां पर वर्क होगा। क्या होगा? वर्क। तो अभी हम निकाल रहे हैं स्मॉल वर्क कि मान लेते हैं कि रोटेट हुआ और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डी थीटा। कितना एंगल है? डी थीटा, छोटा सा। तो वॉर्डन होगा डी थीटा, डी डब्ल्यू, जो कि होता है वॉर्डन का फॉर्मूला। रोटेशनल मोशन में वॉर्डन का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू में डी थीटा। इसको याद कर लो, नहीं पता है तो। अब देखिए दोस्तों, टोटल वॉर्डन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसीलिए यहां पर होगा टी इंटू डी थीटा। अब मेरे दोस्तों, टॉर्क का फॉर्मूला हम चैप्टर 1 से जानते हैं। टॉर्क होता है हमारा पीई साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है हमारा? पी साइन थीटा। तो अगर दोस्तों यहां पर मैं लिख दूं पीई, यहां लिख दूं साइन थीटा, और बगल में है डी थीटा, तो दोस्तों अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन करता हूं तो साइन थीटा शर्माते हुए माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, और आपका पी की जगह पी रहेगा, ई की जगह पर ई रहेगा। तो माइनस पी मैंने बाहर ले लिया, साइन का बन चुका है कॉस थीटा। अब बात आती है लिमिट की। हम चाहते हैं किसी थीटा 1 से कहां चला जाए? रोटेट होके थीटा 2। रोटेशन होगा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, इसीलिए हमारे वॉर्डन का फॉर्मूला आएगा माइनस का अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos थीटा 2 माइनस का cos थीटा 1। इस प्रकार से दोस्तों हमने वॉल्यूम निकाल दिया, माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अगर दोस्तों मैं आगे बात करूं, अगर इस एंगल को मैं अंदर भेज दूं तो मेरे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और दोस्तों ध्यान रखना, इसी वर्क को हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ध्यान रखना, आपको याद रखना है कि हम हमेशा इनिशियल एंगल 90 डिग्री लेके चलते हैं। अगर आपको दो एंगल दिया हो तो वर्कडन का या एनर्जी का, ये दो फॉर्मूले हो गए, या तो वर्क बोल दो या फिर क्या बोल दो? एनर्जी। आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है अगर आपको दो एंगल दिए हो तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक एंगल दिया है तो आप मान लेना कि पहला एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल ऑटोमेटिक थीटा होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। यानी जब क्वेश्चन में एक एंगल दिया होता है तो हम ऑटोमेटिक पहले को क्या मान लेते हैं? 90। तो हमारा जो वर्कडन होगा या जो हमारा एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो ये पी और ये माइनस cos थीटा, माइनस पी cos थीटा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है। तो इसी को वर्कडन कह सकते हो, इसी को क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतना पोटेंशियल एनर्जी होता है एक डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डेरिवेशन भी कर दिया हमने और केसेस भी जान लिए। अगर किसी क्वेश्चन में दो एंगल है तो आपको ये फॉर्मूला सरेआम खुलेआम यूज करना है, और किसी में एक एंगल है तो थीटा 1 को ऑटोमेटिक क्या मानना है? 90। तो इस बार इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट होता है कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर आपका एक डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी क्या करता है? तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। अब बात करते हैं कि एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, पर कैपेसिटर होता क्या है? कुछ नहीं, देखो हमें जो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक हमें पढ़ना होता है कई बार स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हम दोनों ही देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी अपने अंदर भर के रखता है। एक होता है पैरेलल प्लेट, एक होता है स्फेरिकल। इन दोनों को बताऊंगा, बढ़िया से पहले रुक जाओ। पहले आप समझो बेसिक क्या है। मान लो कि स्फीयर है, अगर स्फीयर पे मैं चार्ज को बढ़ाऊं तो चार्ज को बढ़ाने से पता क्या बढ़ेगा? अगर मैं इस पे चार्ज बढ़ाऊंगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो हम कहते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ये समझिए बात को, कहीं पर इसको चार्ज करोगे तो उसकी ताकत भी तो बढ़ेगी, ताकत मतलब पोटेंशियल। तो चार्ज डायरेक्टली पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कहते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। यहां पर एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम होता है C, और जहां पर C का मतलब भी होता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है बेटा? कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, जो कि हमें बताता है औकात। क्या बताता है? औकात, औकात ऑफ कैपेसिटर, औकात ऑफ कैपेसिटर। दोबारा, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है, पर वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा ये पता लगेगा, या जो हमारा डिवाइस है उसकी औकात कितनी है, एनर्जी स्टोर करने की औकात कितनी है, ये पता लगेगा आपको किससे? कैपेसिटेंस से। कैसे पता लगेगा? कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस का जो वो वाला डेफिनेशन होता है, कौन सा वाला? ऑफिशियल डेफिनेशन ये होता है कैपेसिटी, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, टू होल्ड चार्ज। भैया कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है चार्ज होल्ड करने की, कितनी कैपेसिटी है एनर्जी पकड़ने की, एनर्जी रखने की, वही कैपेसिटेंस होता है। यानी एक है कैपेसिटर जो कि डिवाइस है और उसकी औकात पता लगेगी कैपेसिटेंस से। तो Q इक्वल टू क्या होता है? CV, जहां C क्या है? कांस्टेंट। C है कैपेसिटर जो कि क्या है? कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम उठाने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे और स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो हम ले रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर और इसकी हम निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस। हम निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखिए आप समझिए कि स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज है मान लीजिए प्लस 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 प्लस, चार्ज है कैपिटल Q, जिसका रेडियस है मान लीजिए कैपिटल R। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा Q इज इक्वल टू CV, और हमें निकालना क्या है? C। क्या निकालना है हमें? C, जो कि होगा Q बाई V। क्या होगा दोस्तों? Q बाई V। बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्तों जो आपका Q है वो तो Q है,
लेकिन जो आपका वी है, वी का फॉर्मूला सब जानते हैं, के क्यू बाई आर। नहीं जानते तो नट जाओगे, सीधी बात है, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं। तो मेरे दोस्तों क्या होगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, और क्यू से क्यू कटने के बाद आपका जो आर है सर पे चढ़ के नाचेगा। नहीं समझे मेरी बात को, आर बाई के इज इक्वल टू सी, ये आर यहाँ भाग जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब हमारी कहानी क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारा आर ऊपर जा चुका है तो हम के को खोल देंगे, और के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए दोस्तों अब ये भी सर पे चढ़ के नाचेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे कहावत कुछ और है। सर पे चढ़ के क्या करते हैं पता है आपको, नाचते क्या करते हैं? अरे हमारे यहाँ कहावत है, सर पे चढ़ के सुसु करना। हाँ, सुसु वर्ड यूज किया, थोड़ा अच्छा लगता है, कूल लगता है। सुसु मतलब क्या, बच्चे हो। सुसु मतलब आप बच्चे हो। आज हंस रहे हो आप, करते नहीं आप? क्या बात है, जो अरे करते सब, हंसने वाली क्या बात है इसमें? मैं भी करता हूँ यार। ये शर्माने वाली बात है, तुम लोग बायोलॉजी पढ़ते हो, क्या 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 शर्माने वाली बात है? सर शर्माना नहीं है तो सर छोड़ो, चलो। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर, चुप जाओ। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटर इतना होता है, इतना होता है। अब देखिए दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम बोले कि हमने क्या किया, स्फेयर को हमने किसी मीडियम में डाल दिया, किसमें डाल दिया? हमने कैपेसिटर को मीडियम में डाल दिया। मीडियम समझते हो? मीडियम मतलब पानी, पेट्रोल, क्या बोलते हैं, खीर के अंदर डाल दिया, दूध के अंदर डाल दिया, मलाई के अंदर डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, मीडियम के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम, अगर हम मीडियम में डालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक कांस्टेंट आएगा के। ये कांस्टेंट होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आप मीडियम में डालोगे कैपेसिटर को। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा कितनी औकात होती है कि स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप साफ साफ देखोगे तो कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि साइज ऑफ कैपेसिटर क्या है, और दूसरा मीडियम क्या है। जैसे यहाँ पर वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस कुछ और होगा, मीडियम है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कुछ और। मीडियम चेंज होने से कैपेसिटेंस भी चेंज होता है, और मीडियम के आने से कैपेसिटेंस बढ़ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हुआ है। किसमें हुआ है? यानी कि अगर कैपेसिटर है उसकी औकात बढ़ानी है तो मीडियम डाल दो, क्या डाल दो? बात समझ में आई? और कैपेसिटर जितना बड़ा होगा उसकी औकात उतनी बड़ी होगी एनर्जी कैप्चर करने की। क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब छोटी छोटी बातों को हम समझने के बाद, यानी हमने अभी पता क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर, कि कैपेसिटर किन किन बात पर डिपेंड करता है। कैपेसिटर साइज पर डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। वैसे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे औकात, क्या सॉरी औकात तो पढ़ लिया हमने, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक कैपेसिटर ये होता है, मतलब दो प्लेट होते हैं, दो प्लेट। एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज भर देते हैं, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज भर देते हैं। और आपको चैप्टर 1 से पता होना चाहिए कि प्लस माइनस के बीच में, अगर नहीं पता तो बता दो, देखो समझना, प्लस वाले से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और एक प्लेट के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और माइनस वाला बंदा भी है, तो प्लस से निकला और माइनस बुला लेगा, माइनस तो माइनस बुलाएगा। और अब ये भी तो शीट है ना, शीट, और शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों सेम डायरेक्शन में, प्लस ने छोड़ा माइनस ने बुलाया, तो दोनों की शक्ति इकट्ठा हो जाएगी। एक कह रहा ले ले, कह रहा दे दे, तो दोनों की शक्ति क्या हो जाएगी? इकट्ठा। और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगी। आप लोगों ने कल ही पढ़ा था ये, एक शीट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे शीट के लिए भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों ऐड होंगे, प्लस बुलाएगा माइनस लेगा, तो दोनों ऐड होंगे तो आंसर आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पता नहीं क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता सबको? यार, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं और उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि अभी भी हमें क्या निकालना है? सी। सी मतलब क्या होता है बेटा? कैपेसिटेंस, जो कि होता है क्यू बाई वी। क्या होता है? चलो क्यू तो तेल लगाए, वी की बातें करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई चार्ज वार्ज सिंगल चार्ज नहीं है। जैसे यहाँ पर स्फीयर था, हमने चार्ज करा था कैपिटल क्यू, यहाँ चार्ज ऐसे बिछा दिया गया है। तो इस केस में ना आपको पोटेंशियल का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेद। V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस। तो यहाँ पर बताओ हम पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला यूज करें? वेद। वेद क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया मैंने आपको? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? तो मान लो डिस्टेंस है d, तो हम लिख रहे हैं v। क्या लिख रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस। नहीं समझे? अरे मूर्खो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है? d। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में d आपका हो गया। अब दोस्तों आप सब बचपन से जानते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे और छोटी शरारत करते थे, याद है आपको? तो आप लोगों ने क्या किया, ये चार्ज को चार्ज छोड़ दो, ये एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो, भेज सकते ना ऊपर? अरे मूर्ख हो गया, तीसरी मंजिल पे रहेगा वो, सिग्मा सिग्मा रहेगा, डी डी रहेगा। पर सिग्मा को हम खोल सकते हैं चार्ज अपन में एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपन में, तो चार्ज से चार्ज कट जाएगा, एरिया भी ऊपर भाग जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आपका आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि एरिया पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस अगर ज्यादा रखोगे तो औकात क्या आएगी? कम, शक्ति क्या आएगी? कम। तो डिस्टेंस को कम रखना, यानी हमें डी को कम रखना नहीं, चिपका के रखना प्लेट्स को, प्लस माइनस को बहुत पास रखना है ताकि शक्ति ज्यादा हो। शक्ति क्या हो? ज्यादा। तो ये हमने पढ़ा कैपेसिटेंस। इसे लुक दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, इसके आगे की रिकॉर्डिंग आज लैपटॉप में देखा तो मिसिंग थी, तो मैंने कहा चलो मैं कर देता हूँ, फिर अपलोड कर देता हूँ वीडियो। देखिए अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। मतलब क्या है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, लेकिन इसके अंदर हम डाल देंगे एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, एक मीडियम डाल देंगे डाई इलेक्ट्रिक। ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ये होते हैं एक तरह से एक टाइप के इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना, एक तरह के इंसुलेटर होते हैं
तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका अभी डाइलेक्ट्रिक के बारे में आगे आपको पढ़ने का मिलेगा। यहाँ पर जो के बना रहा हूँ के, इस के को हम डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक मान लो एक प्रकार से मीडियम है, कोई मीडियम है। तो एक मीडियम डाल दिया हमने जिसकी थिकनेस है टी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, जहाँ पर के का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है। देखिए अब मैं क्लियरली आपसे बोलूंगा ना, यहाँ पर कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा सी, वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। नॉर्मल नॉर्मल फार्मूला ये होता है, लेकिन हमारे पास इस बार डाई इलेक्ट्रिक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा ये हमें सोचना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं हमारा जो फॉर्मूला होता है मेन, वो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो यहाँ से हमें सी निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमारा सी जो होगा वो होगा Q बाई वी, ये तो सबको सबको पता है। अब देखिए, अब ये जो हमारा कैपेसिटर है दो हिस्सों में बट गया है। एक जहाँ पर खाली स्पेस है, ये आपका खाली जगह है, खाली जगह है। देखिए इनके बीच में डिस्टेंस होता है डी, तो डिस्टेंस डी होता है। तो जो खाली जगह है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना एक साइड कर देता हूँ ताकि इजी पड़ेगा। मैंने इसको साइड कर दिया। तो पूरा डिस्टेंस अगर डी होता है तो ये वाला होगा डी माइनस टी। तो जो खाली जगह है वो डी माइनस टी में है। तो हम बोलेंगे देखो हमारा जो पोटेंशियल है उसको हम ना V1 V2 लिखा करेंगे, V1 प्लस V2। क्योंकि दोस्तों एक तो ये खाली जगह है और एक मीडियम वाला है, तो पोटेंशियल आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल, ऐसा मान के चलो। अब दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, तो जो वहाँ पर V1 होगा वो देखो आपको बता दूं, V होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस पोटेंशियल होता है। तो जो हमारा वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में डी माइनस टी में। तो ये जो डी माइनस टी में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो V1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस है डी माइनस टी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जगह पर हम लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में जो भी डिस्टेंस है, एल मतलब डिस्टेंस। तो ये V1 हो गया। वैसे हम V2 निकाल लेंगे, और V2 हमारा आएगा इस मीडियम का पोटेंशियल। V2 मतलब इस मीडियम में जो K है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, बता दूं आपको, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मीडियम में। जब वैक्यूम है तो नॉर्मल, लेकिन मीडियम में ऐसे होगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर टी आएगा टी, क्योंकि पहले वैक जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है वो डी माइनस टी में है, पर ये टी के अंदर है, टी के अंदर। तो हमारा V1 V2 हो गया। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, और इक्वेशन 1 में इनको पुट कर दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। तो अब हम अभी हमारा क्या है देखते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन 1 था C इज इक्वल टू क्यू बाई V1 प्लस V2, तो V1 की जगह पर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और V2 की जगह पर सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में टी। अब देखो यहाँ मैं आपको बता दूँ, सिग्मा का मतलब पता है क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया होता है। तो चार्ज का मतलब क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया हमारा चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज है, चार्ज इसकी जगह पर हम सिग्मा इंटू एरिया पुट करेंगे। अभी चार्ज की जगह पर सिग्मा इंटू एरिया पुट करेंगे। तो सिग्मा इंटू एरिया डिवाइड कर देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के टी। क्या किया हमने बता दूं आपको, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्यू की जगह पर सिग्मा ए लिख दिया है। यहाँ पर क्यू की जगह पर सिग्मा ए लिख दिया, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो यहीं पर रहेगा। मतलब बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो सॉरी, क्योंकि घर में बैठ के अभी कर रहा हूँ। अब देखो सिग्मा से सिग्मा आपका कट जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन होके ऊपर चला जाएगा। तो सी का फॉर्मूला आएगा ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा डी माइनस टी, प्लस में बचेगा टी बाई के, टी बाई के। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है जब मीडियम हो, थिकनेस टी हो, तो थिकनेस टी था जिसका, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर दो केस होता है हमारा बेटा। अगर हमारा फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड का क्या मतलब होता है मैं आपको समझा दूँ।
जैसे फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ इसको के को डाइलेक्ट्रिक को हमने टी में भरा है। फुल्ली फिल कर देंगे तो क्या होगा? फुल्ली फिल्ड का मतलब होता है कि आपके टी की वैल्यू और डी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी होता है ना, तो आपने जो थिकनेस है वो पूरा भर दिया है। टी डी के बराबर हो जाए मतलब पूरा भर दिया गया है। तो जब टी और डी बराबर होंगे तो ये वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट। टी की जगह पर तो आपको डी लिखना है, ये जो टी है इसकी जगह डी लिखना है, तो नीचे डी आ जाएगा और ये जो के है के, नीचे के है, तो ये ऐसा बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। यानी पूरा भरेंगे, अगर किसी कैपेसिटर के अंदर हम पूरा भरेंगे तो ये उसका फॉर्मूला होता है। और इसमें एक और केस हो सकता है कि अगर हमने जो वो लिया है कंडक्टिंग लिया है, कंडक्टिंग कंडक्टिंग मटेरियल लिया है, मतलब हमने प्लेट्स के बीच में कंडक्टर डाला, ये जो डाला है ये कंडक्टर हो जाए, तो अगर ये कंडक्टर हो गया तो क्या होगा? तो कंडक्टर के लिए ध्यान रखना के की वैल्यू इन्फानाइट होती है। तो जब हम के इन्फानाइट डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमारा आंसर बचता है सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। यानी जो भी क्वेश्चन आए कंडक्टिंग आएगा तो क्या करोगे, यहाँ तक क्वेश्चन करके ये वाला स्टेप बढ़ा दोगे। फुल्ली फिल्ड आएगा तो यहाँ तक करके ये कंडीशन लगा दोगे फुल्ली फिल्ड। तो यहाँ पर याद करने वाली क्या बात है, तो यहाँ से याद करने वाली बात क्या आती है कि अगर किसी मीडियम में पूरी तरह कैपेसिटेंस के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो फॉर्मूला होगा ए एप्सिलॉन नॉट डी और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक इस चैप्टर में आता है दोस्तों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ लिया और मीडियम वाला भी पढ़ लिया। मीडियम में क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो ये नॉर्मल था, ये मीडियम था। अब कैपेसिटर इन सीरीज, तो सीरीज का तो आपको पता ही होना चाहिए कि 1/C नेट, जो 1/C नेट होता है अगर सीरीज में लगे हो तो 1/C1 प्लस 1/C2, सीरीज में ऐसे चलता है। तो लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज निकालना है तो आपको सबको 1/C1 1/C2 1/C3 करना पड़ेगा। वैसे अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो सिंपल एडिशन करते हैं। पैरेलल मतलब मान लो एक कैपेसिटर यहाँ है, उसके नीचे दूसरा है, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। तो सी नेट क्या आएगा, सी नेट आएगा आपका 3 और 2 5 माइक्रोफैरड। सिंपल ऐड करना होता है पैरेलल में। अब इस चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक होता है, जैसे कि ये है, देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। मान लो एक कैपेसिटर है, इसकी डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, और उसमें हमने पोटेंशियल वी लगाया है, वी पोटेंशियल लगाया है। तो पोटेंशियल वी है और ये कैपेसिटर है, तो एनर्जी क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। या मान लो चार्ज कर दिया, चार्ज अगर क्यू है तो फॉर्मूला होगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, या फिर 1/2 क्यू इंटू वी। ये तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। इसके अलावा हमारे सिलेबस में बाकी चीज़ें नहीं हैं दोस्तों, तो हम यहीं तक इसको एंड करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस चैप्टर के सारे मेजर टॉपिक्स हमने बहुत बढ़िया से कर लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका खूब भला हो, प्लीज़ सपोर्ट करो, इस सीरीज़ को ज्वाइन करो, अपने डिमांड कमेंट करो आपको क्या चाहिए। डाइलेक्ट्रिक के बारे में आप जान लो, ठीक है ना। वैसे तो बहुत नीड नहीं है कि आप डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानो। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इट इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। ये एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, टाइप ऑफ इंसुलेटर, ठीक है ना, काइंड ऑफ इंसुलेटर होता है। तो आपको बस इतना रखना है कि भाई ये टाइप ऑफ इंसुलेटर होता है, टाइप ऑफ इंसुलेटर। इट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। और ये डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है समझाता हूँ, जैसे कि H प्लस Cl माइनस। तो ये जो पोलर चीज है, मान लो मैंने बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल को इसमें भर दिया तो ये बन जाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इसमें प्लस माइनस वाले बनते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक किससे बनते हैं, पोलर मॉलिक्यूल से। पोलर मॉलिक्यूल से बनने वाली चीज को हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। वैसे एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो एक एक सामान है जो नॉन पोलर चीज से बनी हुई, जैसे कि O2 से बनी है, CO2 से बनी है, तो इस सामान को हम बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि ये नॉन पोलर चीज़ों से बनी है। तो सिंपल है, डाइलेक्ट्रिक एक टाइप का इंसुलेटर होता है जो अलाउ नहीं करता फ्लो ऑफ चार्ज को। दो तरह के होते हैं, पोलर जो पोलर मॉलिक्यूल से बने, नॉन पोलर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने। हाँ, इनके खास बात बता रहा हूँ आपको कि पोलर मॉलिक्यूल का अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक है, मान लो एक बर्तन के अंदर आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ये बात ध्यान रखना, नेट
डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाया है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, और इसका भी जीरो होता है, नॉन पोलर का भी जीरो होता है, नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो होता है। नेट डीपी मतलब डाइपोल मोमेंट, डीपी लिखा है, ठीक है, ओपी नहीं लिखा है, डीपी इज इक्वल टू जीरो, इसका भी जीरो होता है। लेकिन एक चीज आपको एक्स्ट्रा याद करवा दूं मैं, ध्यान रखना। अगर हम बाहर से आगे, चलो अगले पेज पे बताता हूं मैं आपको। अगर आपके पास कोई भी डाई इलेक्ट्रिक हो, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर, मान लो यहाँ पर पोलर रखा हुआ है, पोलर यहाँ पर रखा हुआ है, नॉन पोलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हो सकता है, पोलर हो या नॉन पोलर हो, ऐसे रखा हुआ है। और आपने क्या किया कि आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, तो आप याद करो पहले क्या था, पहले था इसका डाइपोल मोमेंट जीरो था, इसका भी ध्यान दीजिएगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो था, पोलर का भी नॉन पोलर का भी जीरो था, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था। लेकिन हम जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना, तो नेट डाइपोल मोमेंट, डीपी मतलब डाइपोल मोमेंट, इसका जीरो नहीं होता है और इसका भी जीरो नहीं होता। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो नहीं होता है। तो कभी डिफरेंस पूछने के लिए आ जाए कि पोलर नॉन पोलर में बताओ, तो जो पोलर मॉलिक्यूल से बने हो पोलर डाइइलेक्ट्रिक, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनेगा लाइक CO2 नॉन पोलर है, उसको बोलेंगे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसमें भी जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो ना इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ना इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा।